नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। शीश जी, सबसे बड़ी खबर यह है कि उधमपुर में जो 2 धमाके हुए हैं उससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है और बलवंत सिंह मनकोटिया ने आपकी टोपी उतार फेंकी और कमल थाम लिया। युवा राजपूत जो है उनने पीएचई डेली वेजर्स का साथ दिया और उनके साथ वो खड़े होने का वादा किया। कांग्रेस का राजस्थान में जैसे उसके संकट पे पीछे हम चर्चा करेंगे। सबसे जो बड़ी खबर इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर को, जिसको लेके सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है कि एक रात में 8 घंटे के अंतर में 2 जगह एक ही 2 बस में 2 ब्लास्ट होते हैं और उसका कुछ भी पता नहीं चलता उस वक्त। इससे पहले भी जैसा हमने बहुत बार चर्चा की थी कि कटरा बस जा रही थी तो उसको ब्लास्ट हो गया, पहले तो माने नहीं। अब चूंकि ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, वो स्टिकी बम या दूसरा जो आईडी क्या थी उसके ऊपर भी यहाँ से जो एसआईटी कुछ उधमपुर पहुंच गई है, उसकी जांच कर रही है। इनको जिस तरह से होम मिनिस्ट्री का दौरा नजदीक आता जा रहा है, हादसे बढ़ते जा रहे हैं। इससे यही लग रहा है कि आतंकवादी होम मिनिस्टर को अपनी मौजूदगी भी दिखाना चाहते हैं और उसके साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि अभी हम जम्मू कश्मीर से, जिस तरह से बार बार दावा किया जाता है कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया है, हमने आतंकवादियों को खत्म कर दिया है, वो अभी वहीं के वहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, आज ही की बात है, पुलिस का ये क्लेम है या सूत्रों के हवाले से कि 5 अगस्त 2019 के बाद अब तक करीब 600 आतंकी मारे गए हैं। ये भारी कामयाबी है निस्संदेह, इसमें हम कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। और बड़े बड़े कमांडर, जो दुर्दांत आतंकी कमांडर, उनको मार गिराया। उसमें हम समझते हैं केवल राज्य पुलिस नहीं, उसमें सेना और सैनिक बलों की भी अहम भूमिका रही है। ये अलग बात है कि इनपुट्स पुलिस के एलआईयू देते हैं कि कौन कहाँ छिपा बैठा है, लेकिन उस ऑपरेशन में ये तीनों बेहतर सामंजस्य के साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो पक्ष ये हो गया सुरक्षा एजेंसियों की बात है, लेकिन जो उधमपुर का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए ना, ये इत्तेफाक है या क्या वजह है। जब इसी साल मार्च में होम मिनिस्टर आए थे, आपको याद होगा, सीआरपीएफ के रेजिंग डे पर, उससे भी चंद दिन पहले इसी उधमपुर में अदालत के परिसर में ब्लास्ट हुआ था। उसमें 3 लोग बाद में पकड़े गए, लेट पकड़े गए। और इत्तेफाक यह है कि अब भी होम मिनिस्टर आ रहे हैं और जगह वही है उधमपुर। तो कहने का मतलब यह है कि क्या हमारा इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है, जो जिसे हम लोकल इंटेलिजेंस यूनिट कहते हैं, एलआईयू, या दूसरी जो एजेंसियां आईबी वाईबी जो भी होते हैं, वो उनको क्यों नहीं ये समझ पता चलता कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जी, मैं आपको बता दूं, ये इस धमाके के कारण जी एक बहुत बड़ा हादसा होने से बचा। बिल्कुल। अगर वहां पे साथ वो एक मेटाडोर खड़ी ना होती, बिल्कुल, तो साथ ही जो पेट्रोल पंप था ब्लास्ट हो जाता और बहुत बड़ा नुकसान होता। नहीं, ये तो रात की बात है। हाँ, सुबह जो बस ब्लास्ट हुआ 5:40 कहते हैं 1 घंटे बाद उस बस ने जाना था रामनगर के लिए। 1 घंटा अगर विलंब से विस्फोट होता। अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये कोई नौसिखे टेररिस्ट थे जिन्होंने किया, उन्होंने टाइमर सही सेट नहीं किया। अगर वो 1 घंटा और लेट से चलती तो रामनगर, आपको तो पता ही है कि इन दुर्गम पहाड़ी इलाकों के लिए जो दूरस्थ इलाके हैं, वहाँ बसें, उनकी फ्रिक्वेंसी रेगुलर नहीं है। उनके निश्चित टाइम है, दिन में 2 दौरे लगने हैं, 3 दौरे लगने हैं। और आदमी एक दिन पहले प्रोग्राम बता, भैया सुबह की गाड़ी से जाऊंगा, मैं दोपहर गाड़ी जाऊंगा। तो अगर वो 1 घंटा लेट होता तो बड़ी तबाही होनी थी। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक चुनौती है। और ख़ास तौर से हम यही तसल्ली कर लें कि हमने इतने मिलिटेंट मार दिए, चूँकि पाकिस्तान बहुत ही घिनौना साजिशें रच रहा है लगातार 47 के बाद से, और उसके पेट में दर्द रहता है हमेशा। और जब से बांग्लादेश बना उसके बाद तो ज्यादा बौखला हुआ है। सुरक्षा एजेंसी इन दिनों, जो कि होम मिनिस्ट्री का यहाँ पे विजिट है, बहुत ज्यादा एहतियात बरत रही है, बहुत ज्यादा। इतना सब होने के बावजूद ये अगर 2 ब्लास्ट 8 घंटे के अंदर देखिए, सबसे बड़ी बात और ये भी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह
निरंतर ऐसे किसी होम मिनिस्टर ने जम्मू कश्मीर के इन हालातों को लेकर पूर्ववर्ती सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की रही या वाजपेयी की, किसी की रही सरकार, किसी ने इतना मतलब इतनी बैठकें नहीं की होंगी जितनी गृह मंत्री संजीदा तौर पर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर और ग्राउंड जीरो को लेकर बैठकें कर रहे हैं। वो दिल्ली बुलाए जाते हैं यहाँ के अफसर, आईबी और रॉ के टॉप कमांडर हैं, पैरामिलिट्री का टॉप कमांडर है, गवर्नर साहब खुद जाते हैं, चीफ सेक्रेटरी जाते हैं, मतलब एक बेहतरीन समीक्षा होती है सुरक्षा की। ये तमाम का और सख्ती है, साफ तौर पर। और फिर उसके साथ ही माता वैष्णो देवी की यात्रा चल रही है, साथ ही जुड़ा हुआ है वो भी। अगर यहाँ इतना बड़ा हादसा हो सकता है तो अगर वहां कहीं हो जाए तो क्या होगा। और आप देखिए, आपको याद, आपने जिसका जिक्र किया था, इसी 2 मील के पास जब कटरा से बस चली थी तो धमाका, जिसमें कोई लोग बाहर के यात्री मार गए, तब रियासी पुलिस ने ये दावा किया था ये तो इंजन में धुआं निकल धमाका हो गया। पहले मानने को तैयार नहीं थी वहां की पुलिस। वो तो एनआईए ने जांच ली, जैसे आज एनआईए पहुंच गई है स्पॉट पे जांच के लिए। एनआईए अपने तरीके जांच करेगी, उसको लगता है कि कहाँ का कमी पेशी है वो अपने डायरेक्टर जनरल को जिसको रिपोर्ट करते करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि शुरू में इस मामले को हल्के में ही लेना, ये भी कहीं ना कहीं उन लोगों को लगता है कि ज़्यादा धीर गंभीर नहीं है। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ों को देखिए, जब शुरू में आतंकवाद शुरू हुआ, घाटी से खिसकता हुआ चिनाब वैली और पीर पंजाल आया, अब भी इनकी लगता है वही मॉडस ऑपरेंडी है। चूंकि चिनाब वैली किश्तवाड़ बिल्कुल जुड़ा हुआ साउथ कश्मीर के साथ, और ये क्रॉसिंग करके इधर भी आ जाते हैं। तो ये चुनौती सबसे बड़ी, अगर उधमपुर ये धमाके नहीं कि ये आतंकी वारदातें कर रहे हैं, तो जम्मू को लेकर तो तमाम तरह की पहले से आशंका व्यक्त की जा रही है कि जम्मू चूंकि घनत्व वाला इलाका है, यहाँ हैवी पॉपुलेशन है, तो नवरात्रों की यस, तो कटरा वैसे ही भरा हुआ श्रद्धालु है देश भर। तो हम समझते हैं सुरक्षा एजेंसियों के लिए, हालांकि इन्होंने किश्तवाड़ में, जम्मू में अलर्ट कर दिया, किश्तवाड़ में इन्होंने ऑपरेशन चलाया, वहाँ भी ऑपरेशन चला रखा है कि ढूंढा जाए ये कौन शरारती तत्व हैं। तो हम समझते हैं पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, और ख़ास तौर से हम समझते हैं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा कड़ा संज्ञान लिया हुआ ऐसे मौके पर, जबकि वो लगातार हिदायत दे रहे हैं कि हमें जीरो टॉलरेंस टेररिज्म के वार से, कोई शून्य बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन वारदातें हो रही हैं, और इत्तेफाक ये है मार्च में आया तब उनसे थोड़े दिन पहले हुआ था इसी उधमपुर में कोर्ट परिसर में, और आज कल तब हुआ है जब ये 4 तारीख को, पहले तो उनको 1 तारीख को ही आना था। तो मैं समझता हूँ कि एक चुनौती है, पुलिस कैसे टैकल करती है, एजेंसियाँ कैसे टैकल करती हैं, चूँकि प्राथमिकी जो पहली लाइन है पुलिस की है, बाद की तो बाद की लाइन है पैरामिलिट्री और सेना की। तो हम सब चुनौती हैं, लेकिन हम फिर भी इसलिए पुलिस पर भरोसा करते हैं, जिस तरह उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में टेररिस्टों को मार गिराया है, तो पुलिस अपनी काबिलियत का परिचय देगी। जी, दूसरी खबर भी उधमपुर से। जी उधमपुर में बलवंत सिंह मनकोटिया जो पैंथर्स पार्टी में थे, पैंथर्स पार्टी से साइकिल उन्होंने छोड़ दी, वहीं पे आके टोपी पहन ली। आप टोपी भी उतार के फेंक के उन्होंने कमल थाम लिया। कल से वो दिल्ली गए, और जैसे हमने कल भी चलाई थी मुझे, कल की वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और आज उन्होंने वहाँ पे पीएमओ क्या मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, और जो प्रभारी चुग है तरुण चुग, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने की उपस्थिति में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। ये जैसा एक बात तो चल ही रही थी इस बात की, लेकिन इससे ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद जितने भी कद वर्ग के नेता हैं, कद वर्ग जितने अच्छे नेता हैं, सबको भारतीय जनता पार्टी में लाना चाहती है। और ये भी लग रहा है कि चुनाव जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पार्टी मजबूत हो रही थी शुरू में, जैसा हमने पहले बहुत बार जिक्र किया कि आपका लग रहा था कि मजबूत पार्टी चुनौती दे सकती है, लेकिन आस्ता वो बिल्कुल पानी के बुलबुले की तरफ आस्ता बैठती चली जा रही है। और वो यही देख रहे हैं जितने कि उनके अच्छे नेता हैं जो उनमें जाने जा रहे थे, जिनकी आज भी सुनवाई है अपने क्षेत्र में। वो दूसरी बात है कि बार बार जब आप पार्टी छोड़ते हो, बहुत से हमारे जम्मू कश्मीर के नेता, वो एक नहीं है, बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको बड़ी अच्छे मौके मिले, बिल्कुल, और उन्होंने पार्टी छोड़ने बार बार छोड़ने के बाद जो है उनके अपने सारे मौके गवाए। अब देखते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया का क्या हाल होता है। नहीं बिल्कुल, देखिए पिछले दिन ये भी खबर उड़ी थी, इनका कोई कह रहा था सूत्र कि गुलाम नबी आजाद से भी इनकी बात हुई थी ज्वाइनिंग करने की। अब हो सकता है आदमी सोचता है कि बेहतर विकल्प देखा जाए, क्योंकि आज़ाद वो भी समझ गए कि आज़ाद का फ्यूचर नहीं है,
तो ये हो सकता है बीजेपी में इनके अपने सूत्र इनके कुछ हैं सजाती है, तो उन्होंने मौका ढूंढा, लेकिन इनके लिए आपने जिस पर इशारा किया, इनके लिए इतना सहज नहीं है उधमपुर में। अगर इनको टिकट भी मिल जाती है, पहली बात तो टिकट किसको देगी पार्टी? बिल्कुल वहाँ पवन खजूरिया पहला चुनाव पवन लड़े गुप्ता थे, है। वो हार गए थे। जबकि हैरानगी की बात यह है कि पवन खजूरिया की कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गए थे, लेकिन वहाँ जीता निर्दलीय शिवचंद्र गुप्ता, जो कि आरएसएस और बीजेपी के यहाँ बुनियादी और कद्दावर नेता रहे हैं वो लोग, जैसे प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता उस तरह के कद्दावर नेता उधमपुर में माने जाते रहे हैं, तो हम समझते हैं। और पवन गुप्ता इंडिपेंडेंट जीते थे उनके बेटे, तो मैं समझता हूँ इनके लिए ठीक है, पार्टी आपने ज्वाइन कर ली, लेकिन अभी इनके कहते हैं इश्क के इम्तहान अभी और हैं। तो मैं समझता हूँ इनके वनकोटिया भले साइकिल छोड़ के टोपी पहन ली और झाड़ू पकड़ लिया और झाड़ू टोपी छोड़कर भले कमल की सवारी पे आ गए हैं, लेकिन इनके लिए इनका राजनीतिक भविष्य जो है अभी आप स्पष्ट तौर पे अभी धुंधलका है। और आने वाले वक्त में ये क्या सूरत और सीरत बनती है इनकी, वो आने वाला समय बेहतर बताएगा। श्री जी, भारतीय जनता पार्टी में तो राजपूत नेता जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो युवा राजपूत हैं जी, उन्होंने आज पीएचई दिल्ली वेजर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3 महीने से ज्यादा हो गया है, उनके साथ वो बैठे हैं, उनके साथ उनसे कंधा कंधा मिलाने की बात की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इन सब लोगों ने महाराजा की छुट्टी को लेके हमारा साथ दिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ जुड़े रहे सारे, और अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनके साथ रहें। और ये कहते हैं उनकी उचित मांग है, अब इसके लिए इनको एलजी साहब को इनकी मांग को मानना चाहिए। अगर कहीं इसको मुझे लगता है कि जम्मू के अंदर इनकी मांग को नहीं माना जाता, तो हम दिल्ली भी इनके साथ कूच करने को तैयार हैं। नहीं, देखिए, जिस प्रकार महाराजा साहब की छुट्टी, जयंती की छुट्टी घोषित की गई, उसमें निर्णायक जब समय आया तो उसमें युवा राजपूत की अहम भूमिका सभा की थी। वो अलग बात है कि महाराजा हरि सिंह के जो पुत्र हैं डॉक्टर करण सिंह, और वो अपने पुत्रों का बड़ा असहज करके बात कर रहे हैं जी हमने भी कोशिश करी, लेकिन अच्छी लड़ाई वो होती है जो सड़क पे निर्णायक मोड़ पर ले जाए। तो युवा राजपूत सभा की एक अहम भूमिका तो रही है, लेकिन युवा राजपूत सभा में एक वर्ग ऐसा भी था जिसने पत्रकारों के साथ बदतमीजी भी करी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी चीज हम नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे साथ दिया, शायद किसी का भी इतना नहीं। और वो खुद मानता है, वो राजन सिंह हैप्पी ने खुद कहा कि हमारे आंदोलन को जो एक निर्णायक मोड़ पर लाए, जो मीडिया की भूमिका है, खुद स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी मानना चाहिए कि ऐसा अक्सर होता है कि कोई संस्था, समाज या घर 100% गलत नहीं होता, कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो उसके ऊपर दाग लगवा देता है। जिस तरह से युवा राजपूत सभा को जयंती की छुट्टी मनवाने पर एक शोहरत और उनकी इकबालियत बनी थी, वो दाग लग गया उन पे, जो पत्रकार से बदतमीजी करी, खासतौर से महिला पत्रकारों का, ये अलग विषय हो गया। लेकिन हम इस चीज़ का जरूर कहेंगे खुशामदीद, क्योंकि पीपी न्यूजीलैंड एक लंबे अरसे से इन डेली वीडर्स की आवाज़ को बुलंद कर रहा है लगातार, और मैं समझता हूँ हमने तो इसको एक मिशन के तौर पे लिया है। तो जैसे कल टीम जम्मू जोरावर सिंह जम्वाल वहाँ पहुँचे और आज युवा राजपूत सभा पहुँचे, तो हम समझते हैं कि राजन सिंह जो हैं वो इनकी समस्या को समझ रहे हैं, और वो ये भी समझ रहे हैं कि जिस ताकत जो हमारे अंदर आई है जयंती की छुट्टी मनवाने में, उसका समाज के दूसरे वर्ग के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये अच्छा कदम है युवा राजपूत सभा का। इस तरह की आवाज़ें अगर सिविल सोसाइटी से उठे, तो मैं समझता हूँ जो शासन करने वाले लोग, चाहे किसी पार्टी के हों, वो अपनी मनमर्जी कतई नहीं चला सकते। सी जी, राजस्थान में कांग्रेस का जो संकट और कराया जा रहा है, आज अशोक गहलोत जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिली है, उनसे भी बातचीत हुई है, और उन्होंने तो आके यही कहा है कि मैं अध्यक्ष पद के लिए नहीं चुनाव लड़ रहा। लेकिन अंदर की जो बात है कि उन्होंने एक बात, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कहा कि माफी मांगी है कि मुझसे गलती हो गई है कि मैंने जो एक लाइन का जो प्रस्ताव था वो पास करवाना था वो नहीं करवाया। लेकिन लग रहा है कि अंदर से जो एमएलए इनके साथ है वो इस संकट को खत्म कर नहीं, इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देंगे। जिस तरह से हम कह रहे थे कि सचिन के लिए एक आसान रास्ता बन जाएगा, वो भी नहीं दिख रहा, और दूसरा अध्यक्ष पद को लेके भी अब जो है खींचातानी सामने आएगी। देखिए, कांग्रेस आला कमान के लिए इस वक्त जो है कई तरह की चुनौतियां हैं, खासतौर से अगर राजस्थान के हवाले से करें।
देखिए वो सही कहा। मैं कहूँगा ये अशोक गहलोत जैसे कद्दावर नेता की बड़प्पन है। आप कंपैरिजन करिए गुलाम नबी आज़ाद, अशोक गहलोत में, दोनों में तुम्हें जमीन आसमान का फर्क दिखाई देगा। इन्होंने बड़प्पन दिखाया। तो मैं समझता हूँ इन्होंने पहले जो माफ़ी मांगी अध्यक्ष जी की, मैं एक लाइन का जो आपने कहा कि मैं रेजोल्यूशन पास नहीं कर, जबकि एक लाइन का ये था कि जो आला कमान तय करेगा वो करेगा। उसके अलावा वहाँ जो घटनाक्रम घटा उसको लेकर भी दुख व्यक्त किया। और उन्होंने, हालांकि उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो संतुष्ट हो गए हैं और पार्टी आलाकमान मैडम सोनिया गांधी को उन्होंने संतुष्ट कर दिया, बता दिया कि ये वजूहत है। हमें लगता है जो बिटवीन द लाइन जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, हमें लगता है कि उन्होंने ये भी जरूर कहा होगा कि आज मैं कहीं देख रहा था मीडिया में कि केंद्र सरकार जो है कहीं राष्ट्रपति शासन ना लगा दे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे हालात रहे तो आपको तो पता है कि मौका मिलना चाहिए सत्ता पक्ष हो, कोई सत्ता पक्ष हो। तो वो तमाम जो खतरे सोनिया गांधी को के संज्ञान में आए होंगे कि मान लीजिए हम जिद बहस कर रहे हैं, प्रेस इशू बना रही, वो इशू बना रहे हैं, इसने किया तो गलत है, लेकिन वो माफ़ी भी मांगे, सार्वजनिक माफ़ी मांग ली। तो मैं समझता हूँ उन्होंने ये कहा कि मैं अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की ओर से अभी तक कोई सिग्नल नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हम 100% नहीं कह सकते कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन संभावना है ना लड़ने की। उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म जो 10 नॉमिनेशन फॉर्म ले लिए जी, संभावनाएं जो हैं। लेकिन यह है कि देखिए आप सचिन पायलट का जिक्र, देखिए जब इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो आप भी समझते हैं, आप भी सालों साल से पॉलिटिकल देख रहे हैं टेम्परामेंट को, दूसरे दल के लोग भी साजिशों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसमें घुल मिल जाते हैं कि अगर आप गलत नहीं है तो मुझे लगता है कि गहलोत और सचिन के बीच में कम और मीडिया नहीं ज्यादा। और एक हम तो उसका चैनल का नाम नहीं लेते जो अपने को बड़ा निष्पक्ष कहता है, हाँ। उसने आग में घी डालने का अभी वो बाज नहीं आ रहा है। अभी वो सोच रहा है कि सरकार गिर जाए, जैसे सुपारी ले रखी उसने कांग्रेस की सरकार गिराने की। अपने वो कहता है मैं गोदी नहीं हूँ, बाकी सब गोदी हैं। तो मैं समझता हूँ मीडिया का भी जो रवैया है, देखिए आप एक लाइन खींच के अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो वो भी गलत है। हम समझते हैं मीडिया ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, जो गलत है उसको गलत बोलिए, सही है। ये है पत्रकारिता, हमारी पॉलिसी यही है, हमारी पॉलिसी है। लेकिन आप अगर एक लाइन तय कर लेंगे, नहीं कांग्रेस को खत्म ही करना है, जैसे पंजाब में इसी बेगोदी मीडिया ने वहां पर एक दूसरी पार्टी को वहां पर जाके मदद की हर तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि, लेकिन ये है कि हम ये समझे कि राजस्थान संकट खत्म हो गया है। अभी हमें लगता है कि अभी कम से कम 48 घंटे में और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सचिन पायलट अभी खामोश है। उनके ग्रुप के लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, अगर उनको लगेगा कि ये कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, तो ये ना हो कि कहीं उधर से कोई नई खुराफात खड़ी हो जाए। बिल्कुल सही, ये देखना दिलचस्प। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज लाइव। नमस्कार।